इसीलिए सपोज एट कहीं रास्ते से आप गुजर रहे हो और आप गुजर रहे हो, चल रहे हो, अचानक से केले के छिलका आपकी पैरों के नीचे आ गया। वहां क्या होता है कि जब केले के छिलके पे आपका पैर पड़ता है तो घर्षण वहां पे कम हो जाता है। इसकी क्योंकि आपका जो कांटेक्ट है जमीन पे वो कट जाता है। आपने पैर रखा था अब तक जमीन पे, बट केले के छिलके पे रखने के बाद आपका जो एक तरीके से संपर्क था किसके साथ, जमीन के साथ, वो कट गया, जिसकी वजह से कम हो जाने की वजह से घर्षण, आप फिसल के गिर जाते हैं। तो दो सतह के बीच में काम करता है, क्योंकि वहां पे केले का छिलका आकर के दोनों के बीच में एक अलग संपर्क बना दिया, असंपर्क स्थापित कर दिया, कोई मतलब रिलेशन ही नहीं रह गया। इसकी वजह से वहां पे आप गिर जाते हो या फिसल जाते हो। और ये तो हो गए संपर्क बल। कुछ ऐसे बल भी होते हैं जो असंपर्क के कारण स्थापित होते हैं, जैसे चुंबकीय बल। चुंबकीय बल में क्या होता है, दो चुंबक अगर आसपास रखा हो, दूर से ही देखोगे दूसरा चुंबक जो है ना पहले वाले चुंबक को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा या धक्का देने की कोशिश करेगा, बिना पास में ले जाए ही वो अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। तो ये असंपर्क बल का उदाहरण है। तो जनरली हम लोगों ने इस चीज को समझा था, उसी को आज कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, दिख रहा है ना, इमेज दिख रहा है ना सबको। यहाँ पे देखना कि एक बॉल जाती है और यहाँ पे अपने आप रूलर से, स्केल से क्या करते हैं कि इस बॉल की गति को रोक देते हैं, एक तरीके से उसको रोक देते हो। तो क्या है कि डायरेक्ट यहीं पे बॉल नहीं रुकता है, बॉल जो है इधर फिर आता है, धीरे धीरे मूव करता हुआ फिर और यहाँ आके रुकता है। तो ऐसा होता है, जो रियल कंडीशन होती है ऐसा ही होती है। जैसे अब यहाँ पे अगर रोकोगे तो तुरंत आके यहाँ नहीं रुकेगी, थोड़ा दूर फिर यहाँ से आकर के यहाँ पे चल के फिर यहाँ रुकेगी। जैसे आप देखी होगी जब गाड़ी चलती है, रेलगाड़ी जब चलाई जाती है तो पहले धीरे धीरे स्टार्ट होता है वो, फिर अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी जो चाल है उसको तेज करता है रेलगाड़ी, और बहुत तेजी से चलता है। ऑलमोस्ट मतलब 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड, मान लो कोई ट्रेन का स्पीड है तो तुरंत 150 किलोमीटर पर आवर नहीं आता है, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। बैठे होगे, पहले थोड़ा सा धक्का लगता है फिर अपने स्टार्ट होता है। और एट द सेम टाइम जस्ट अपोजिट कंडीशन भी आप ले सकते हैं। जैसे ही ट्रेन रुकने वाली होती है, क्या एकदम रुक जाती है? धीरे धीरे रुकती है, धीरे धीरे वो रुकती है स्टेशन पे। जब स्टेशन, मान लो सपोज दैट पटना स्टेशन आने वाला है, कोई रेलगाड़ी उधर से आ रही है अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर जो भी उनका मेजरमेंट होगा, जितना उनका मानने का एक तरीका होगा, वहीं से क्या करते हैं ना, धीरे धीरे ट्रेन की स्पीड को कम करना शुरू कर देते हैं कि आ गया, पटना जंक्शन आ गया, मेरे को पटना स्टेशन पे अब उतरना है, रोकना है इस ट्रेन को। तो वहीं से धीरे धीरे करना, उसकी स्पीड को वो कम करना शुरू कर देते हैं जो लोको पायलट होते हैं। समझ में आया? तो इसी तरीके से किसी भी चीज को आप डायरेक्ट नहीं कम कर सकते, डायरेक्ट मोशन में नहीं ला सकते, और डायरेक्ट उसकी मोशन की अवस्था को, यानी गति की अवस्था को डायरेक्ट चेंज भी नहीं कर सकते। यहां लिखा है किसी समतल सतह पर गेंद को धक्का देकर गतिशील करना, गेंद के रास्ते में रखे पैमाने से टकराने के पश्चात गेंद की गति की दिशा बदल जाती है। यही समझाया गया है इस एक्टिविटीज के थ्रू। कुछ उदाहरण आप लोग और देख सकते हैं। वॉलीबॉल के खेल में क्या होता है, वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी प्राय विजयी चाल बनाने के लिए गतिशील गेंद को धकेल कर अपनी टीम के साथियों के पास पहुंचा देते हैं। वॉलीबॉल में क्या होता है ना, गेंद को जो कोई भी, मान लो एक टीम का प्लेयर है, ए टीम है और बी टीम है, तो ए टीम का एक प्लेयर गेंद को धक्का देके या उसको किसी तरीके से कैच दे करके अपने दोस्तों के पास, जो उसके टीम के मेंबर है, अपने प्लेयर्स के पास उसको पहुंचा देता है, टीममेट्स के पास। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। कभी कभी इसलिए भी, मान लो कि इधर ए है और इधर बी है, तो कभी कभी क्या करेगा, ये इतना जोर से धक्का मारेगा कि ये कोने में पहुंचा देगा, क्योंकि फील्डर ये मान लो दोनों का है, तो दोनों तो मैदान में तो दोनों लोग रहेंगे। इसकी वजह से क्या होता है ना कि एक सेफ जोन में इसको पहुंचा देता है, ताकि जो अपोनेंट है यानी विरोधी खिलाड़ी है, उसकी बॉल से जो पहुंच है वो थोड़ी दूर रहे। बॉल को ऐसे जगह पे भेज देता है जहां से उसके जो मेट्स है, उसके टीममेट्स है, उसको आसानी से गोल करने में या बास्केट में एक तरीके से अपना मार्क बनाने में सक्षम हो पाए। लेकिन उसको ऐसी जगह पे भेजना ताकि इसके खिलाड़ी जो है वहां तक न पहुंच पाए। ऐसा काम भी किया जाता है गेंद को तेजी से धकेल करके। कभी कभी जोर से प्रहार करके गेंद को मैदान के दूसरी ओर पहुंचा दिया जाता है। क्रिकेट में बल्लेबाज बल्ले से गेंद पर बल लगाकर अपना शॉट खेलते हैं। क्या करता है, जब बॉल फेंकने वाला, जो बॉलर बॉल फेंकता है, और सपोज विराट कोहली है मैदान में, तो अपने बल्ले से, जो उनका बैट होता है, उससे हिट करते हैं बॉल को। तो बॉल पे क्या करते हैं, वो एक तरीके से बल लगाकर उसको बहुत जोर से मारते हैं और वो शॉट खेलते हैं। तो ये भी हम लोगों ने देखा है। क्या इन स्थितियों में गेंद की गति की दिशा में कोई परिवर्तन होता है?
एक दम होता है। जिस रफ्तार से बॉलर यानी कि गेंदबाज गेंद जो फेंकता है उस समय बॉल की चाल अलग होती है, और जब वो बैट्समैन यानी कि सपोजेड खिलाड़ी है जो भी मैदान में टिका हुआ वो बल्ले से हिट कर रहा है, उस समय गेंद की चाल बदल जाती है, क्योंकि वो बहुत तेजी से हिट किया तो स्वाभाविक है चाल ज्यादा हो जाएगी। अगर ऐसा भी हो सकता है कि वो शॉट धीरे खेल पाए। ऐसा होता है ना कभी कभी कि बॉल जैसे मान लो यहाँ पे बैट्समैन है, यहाँ मारा और यहीं तक आके रुक गया। कभी कभी शॉर्ट बॉल जो है आसानी से हिट नहीं हो पाता। हर एक बार तो चौका छक्का लगता ही नहीं है, कभी कभी एक रन भी बनते हैं और कभी कभी कोई भी रन नहीं बनता है। वैसी स्थिति में बॉल यहीं आगे रुक जाता है, जिस समय उसके बल्ले से प्रहार नहीं हो पाता, जोर से वो उसको नहीं खेल पाते। इन सभी उदाहरणों में बल लगने के कारण गतिशील गेंद की चाल तथा दिशा बदल जाती है। आसानी से समझ गए हो कि गेंद की चाल, जैसे जिस डायरेक्शन से बॉलर ने गेंद फेंका और बैट्समैन ने जिस दिशा में उसको हिट किया, उस समय दोनों दिशाओं में उसकी दिशा भी बदल जाएगी और उसकी चाल भी बदल जाएगी। किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा अथवा दोनों में होने वाले परिवर्तन को इसकी गति की अवस्था में परिवर्तन द्वारा व्यक्त किया जाता है। कोई भी वस्तु है जिस चाल से चल रही है, अगर पहले वो उस चाल में चल रही हो और बाद में उसकी चाल दूसरी हो गई तो उसकी चाल बदल गई। साथ साथ अगर उसकी दिशा पहले कुछ और थी बाद में बदल गई तो उसकी दिशा भी बदल गई। इस प्रकार किसी वस्तु की चाल अथवा उसकी गति की दिशा दोनों में होने वाले परिवर्तन को उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अतः बल द्वारा किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। एक पेन है तो बल लगा करके इसको आप लोग को मोशन अवस्था में, अभी तक मेरी जो ये पेन है वो आराम से पड़ी हुई थी और मैंने अपना हाथ का फोर्स लगा के इसको मोशन में ला दिया है, और तब तक चलेगा जब तक आप सबको हम कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। मेरे हाथ में है तब तक ये मोशन में है। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट है? नो मैम। नो मैम। ठीक है। यहाँ गति की अवस्था के बारे में दिया गया है। किसी वस्तु की गति की अवस्था का वर्णन इसके चाल तथा गति की दिशा से किया जाता है। गति की अवस्था जो होगी वो दो चीजों पे, दो क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। पहला तो है स्पीड यानी कि चाल, और दूसरा गति की दिशा, वो दिशा किधर है और साथ साथ उसकी चाल क्या है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था माना जाता है। विराम अवस्था को शून्य चाल की अवस्था क्यों माना जाता है? क्योंकि उसमें कोई गति ही नहीं है। अभी आराम से कोई चाल में है क्या? सपोज इट आपकी किताबें पड़ी हुई है सेल्फ पे, तो वो चाल में है क्या? उसमें कोई गति हो रही है? एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो उसको बोलते हैं शून्य चाल की अवस्था, बिकॉज वहां पे कोई चाल ही नहीं है, उसमें कुछ मूवमेंट ही नहीं है। कोई वस्तु विराम अवस्था में अथवा गतिशील में भी हो सकती है। सही सी बात है, हम सब भी विराम में होते हैं जब हम सोए होते हैं, और जब हम दिन डेली वेज में जो भी अपना काम करते हैं तो हम गति में आ जाते हैं, गतिशील अवस्था होती है हमारी। दोनों ही इसकी गति की अवस्थाएं हैं, यानी कि विराम और गतिशील स्थिति दोनों ही गति की अवस्था है, याद रखिएगा। क्या इसका अर्थ यह है कि बल लगने पर सदैव ही किसी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन होगा? क्या जरूरी है कि बल लगा करके हम सिर्फ गति की अवस्था में परिवर्तन ही कर सकते हैं? बल लगा के हम किसी चीज को सिर्फ मतलब एक तरीके से गतिशील अवस्था में भी ला सकते हैं क्या? सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल है? थोड़ा दिमाग लगाना। मैम बहुत सारी। हाँ, यह हमारा सामान्य अनुभव है। अनेक बार बल लगाने पर भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि जब आप फोर्स लगाते हो तो बहुत सारा जो भी मान लो कुछ भी चीज है या कोई भी व्हीकल है, तो उसकी गति की अवस्था में यानी मोशन की अवस्था में आप परिवर्तन नहीं ला पाते हैं। उदाहरण के लिए एक भारी वस्तु संदूक आपके द्वारा अधिकतम बल लगाए जाने पर भी गति न करे। आप अपना सारा एफर्ट वहां पे लगा दो, सारा बल अपना पूरा लगा दो उस संदूक को हटाने में, लेकिन आप अनेबल हो उसको धक्का दे पाने में। तो कई बार बल लगा के हम किसी चीज की गति को, इसका जस्ट जो आंसर था यहाँ मिल गया होगा कि हर एक बार ये कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि आप बल लगा के किसी भी चीज की गति को परिवर्तित ही कर दो। यही बता रहे कि आप नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार यदि आप किसी दीवार को धकेलने का प्रयास करें तो उस पर आपको बल का कोई प्रभाव दिखाई नहीं देगा। ठीक है, कई बार क्या है कि आप दीवार को भी धकेल सकते हो, तो क्या आपका कोई बल तो आपने पूरा लगाया, लेकिन क्या उस पर कोई एफर्ट दिखेगा? आपका प्रयास का कोई फल दिखेगा उस दीवार पे? नहीं दिख। बल किसी वस्तु की आकृति में परिवर्तन कर सकता है। यहाँ पे ये सब उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, इसलिए अंडरलाइन नहीं किया। वस्तुओं पर बल के प्रभाव का अध्ययन करना है, थोड़ा देखना। यहाँ पे स्थिति दी गई है और कैसे लगाया गया है बल, चित्र के थ्रू भी समझ सकते हैं। जो भी स्थिति में परिवर्तन होगा उसको हाँ या ना के द्वारा टिक करना है।
एक प्लेट में गुथा गुथा हुआ आटा है। आप सब ने बहुत बच्चों ने आटा गूथा होगा, मुझे नहीं पता किसने आटा गूथा है या नहीं गूथा है। हाथ से नीचे की ओर दबाने पर, दबाते हैं इस तरीके से, देखो यहाँ पे दबा करके दिखाया जा रहा है, तो बल का प्रभाव क्या होता है? गति की अवस्था में परिवर्तन होता है, आकृति में परिवर्तन होता है। होता क्या है? दोनों होता है मैम, परिवर्तन होता है, गति की दोनों अवस्था में। में भी परिवर्तन होता है, साथ साथ आटा का जो शेप साइज है वो भी गूंथ करके आप बदल देते हो। साइकिल की गद्दी में लगी कमानी, साइकिल की जो गद्दी में लगी कमानी है, गद्दी पे आप जैसे बैठते हो नीचे की ओर धंस जाती है, उसकी गति में परिवर्तन होता है। साथ साथ आकृति में भी, आकृति में परिवर्तन होता है क्या? कमानी होता की है मैम। आकृति में होता है, क्योंकि कमानी जो है नीचे वाला है जिसमें आपका ये सीट टिका हुआ है, तो आप जैसे बैठते हो तो वो दब जाती है, तो आकृति में परिवर्तन होता है। समझ में आया? जी मैम। यस मैम। एक हुक या दीवार में लगी कील से लटका रबर का छल्ला, ये रबर का छल्ला लटका हुआ है, रबर ही है मान लो, देखे होगे आपके पास रबर बैंड होगा तो। एक भार लटका कर इसके स्वतंत्र सिरे को खींचकर क्या किया जा सकता है? एक पॉइंट को आपने इसको खींचा है, तो क्या इसकी गति की अवस्था में गति में भी परिवर्तन परिवर्तन, यस मैम, और आकृति में भी परिवर्तन हो जाएगा। परिवर्तन किया? दोनों काम आपने कर दिया, क्योंकि आप उसको खींच दिए हो। उसका जो मेन साइज है, मेन जो आकृति है, आपने उसको चेंज कर दिया। ठीक है। दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना, यहाँ पे दो ईंटें हैं, वहां पे धातु या प्लास्टिक का पैमाना है। पैमाना मतलब स्केल टाइप हो गया, रूलर। और स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर, स्केल के बीचों बीच अगर आप भार रखेंगे तो वह दब जाएगा ना। यहाँ पे देखो, थोड़ा बड़ा कर देती हूँ, ये थोड़ा दब जाएगा, इसमें वेट लगेगा तो ये नीचे दब जाएगा। तो क्या चेंजिंग हुआ? यस हुआ। आकृति में। यस हो दोनों, जाएगा। यहाँ से आपको बस पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला। अब देखिए क्या बोलते हैं, सारणी 8.2 के प्रेक्षणों से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? जब आप अपनी हथेलियों के बीच एक फूले हुए गुब्बारे को रख कर दबाते हैं तो क्या होता है? जैसे ही किसी का बर्थडे है, मान लो सपना का बर्थडे है, सपना ने सबको बुलाया है, उसके जो गुब्बारे फूले हुए थे और बर्थडे में टांगा हुआ था, आपने क्या किया? जैसे केक कटिंग शुरू हुआ, आपने गुब्बारों को लेके पचकाना शुरू कर दिया। जैसे आप हथेलियों के बीच में रखते हैं, उसको दबाते हैं, तो क्या गुब्बारे का शेप और साइज चेंज होता है? यस यस होता है। तो क्या होता है? जब गुथे हुए आटे की लोई को बेलकर आप चपाती बनाते हो, दैट टाइम ही आप जो गुथा हुआ आटा है उसके साइज को आप कन्वर्ट कर रहे हो। पहले जो था एक डस्ट पाउडर के फॉर्म में था, ठीक है, फिर आपने उसको एक सॉलिड फॉर्म दे दिया, है ना। अब क्या, पहले जो पाउडर था बेटा, हवा अगर चलती, इवन अगर आप अपना फैन ऑन कर दो तो आटा तुरंत उड़ने लगता है। लेकिन जैसे आपने उसको गूंथ लिया, क्या होगा? हाँ बेटा, मैदा भी हो सकता है। जैसे ही आपने उसको गूंथ लिया, वो सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब आप फैन चला लो जितना मर्जी, वो नहीं उड़ेगा। आपने उसको एक शेप दे दिया। फिर जैसे आप गूंथ करके उसके बाद जैसे रोटियां बना लेते हो, उसका शेप साइज कुछ और हो जाता है। ठीक है। तो क्या होता है, इस चीजों को समझाने की कोशिश की गई है कि आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब आप मेज पर रखी किसी रबर की गेंद को दबाते हैं तो क्या होता है? जब रबर की गेंद को दबाओगे तो नीचे की ओर दब जाएगा। इन सभी उदाहरणों में आपने देखा कि किसी वस्तु पर बल लगाने से उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। अभी तक तो ये चीजें सेटिस्फाइड करती हैं कि बल लगाते हैं तो किसी भी वस्तु का साइज यानी उसकी आकृति में परिवर्तन होता है। समझ में आया सबको? यस यस मैम। मैम। उसके बाद आप लोग का जो ये डाउट है खत्म हो गया होगा कि किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में लाया जा सकता है। ला सकते हो। आटा जब तक पड़ा था तब तक वो विराम में था, आराम कर रहा था, विश्राम की अवस्था में। गूंथने के समय आपने उसको गति में ला दिया। गतिशील वस्तु की चाल में परिवर्तन कर सकता है। कोई भी वस्तु अगर गति में है तो आप उसको फिर बल लगा के क्या कर सकते हो? रोक भी सकते हो, उसकी साइज को कम भी कर सकते हो। गतिशील वस्तु की दिशा में भी परिवर्तन हो सकता है। दिशा, जैसे आप बल लगाते हो तो दिशा भी बदल जाती है। वस्तु की आकृति में परिवर्तन ला सकता है। ये सभी काम हो सकते हैं। इनमें से कुछ अथवा सभी प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है। ठीक है, बल लगा के आप ये सब काम कर सकते हो। यह स्मरण रखना आवश्यक है कि यद्यपि बल इनमें से एक या अधिक प्रभावों को उत्पन्न कर सकता है, तथापि इनमें से कोई भी प्रभाव बगैर बल लगाए उत्पन्न नहीं हो सकता। कोई भी ऐसा नहीं है यहाँ पे जो भी आप पढ़े हो जो बिना बल लगाए उसमें अपने आप परिवर्तन ला दे। अतः कोई वस्तु बिना बल लगाए अपने आप गति में नहीं आ सकती, अपने आप दिशा परिवर्तित नहीं कर सकती तथा अपने आप आकृति में परिवर्तन नहीं ला सकती। कोई भी चीज है वो अपनी दिशा में तब तक परिवर्तन नहीं करेगी जब तक आप बल नहीं लगाओ। अगर गति में है तो तब तक एकदम रेस्ट में नहीं आएगी, आराम में नहीं आएगी, विश्राम में नहीं आएगी जब तक आप बल ना लगाओ। उसकी साइज है जब तक चेंज नहीं होगी तब, जब आप उस पर एक्स्ट्रा फोर्स ना लगाओ।
तब तक ये सब काम नहीं होगा, बल्कि एफर्ट के बिना। चलो संपर्क बल पे चले आते हैं। संपर्क बल में सबसे पहले हम लोग देखेंगे पेशीय बल। व्हाई इट इज कॉल्ड पेशीय बल, मस्कुलर फोर्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज थोड़ा सा सोचना, मसल्स के थ्रू आप उस चीजों के संपर्क में होते हैं जहां पे बल लगा रहे हो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड संपर्क बल, है ना। इंग्लिश में टर्म, सॉरी मुझे यहाँ पे इसका एक्यूरेट अभी नहीं पता है, किसी को पता है तो राइट डाउन कर दो। क्या आप मेज पर रखी किसी पुस्तक को बगैर छुए धकेल या उठा सकते हैं? क्या बगैर पकड़े पानी की बाल्टी को उठा सकते हैं? सामान्यतः किसी वस्तु पर बल लगाने के लिए आपके शरीर का वस्तु के साथ संपर्क होना आवश्यक है। संपर्क किसी छड़ी या रस्सी की सहायता से भी हो सकती है, किसी छड़ी की सहायता से भी, किसी रस्सी की सहायता से भी। कैसे? रस्सी का क्यों बताया जा रहा है? जब हम किसी वस्तु जैसे कि अपने विद्यालय के बस्ते को धकेलते हैं या पानी की बाल्टी को उठाते हैं तो बल कहां से आता है? यह बल हमारे शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगता है, यानी मसल्स के द्वारा लगता है। हमारी मांसपेशियों की क्रिया स्वरूप यानी कि काम के स्वरूप क्या होता है, लगने वाले इस बल को पेशीय बल कहते हैं। कब कब? जब आप किसी चीज को उठा रहे हो, किसी चीज का भार उठा रहे हो, कुएं से पानी खींच रहे हो, है ना, किसी कमानी के द्वारा अगर कोई चीज निकालने की कोशिश कर रहे हो जहां पे आपका मसल्स कांटेक्ट में बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसके टच में है आपका हाथ, आपके मसल्स, इसी को हम संपर्क बल बोलेंगे और ये पेशीय बल है। ठीक है, क्योंकि आपका जो मसल्स है उसके संपर्क में बना है। कब कब? जब कोई बस्ता अगर आप उठा रहे हो, अपने शरीर से संपर्क के द्वारा कोई वस्तु उठा रहे हो, किसी छड़ी को उठा रहे हो, किसी रस्सी के द्वारा पानी खींच रहे हो, तो ये सब काम करने के लिए धकेल रहे हो। तो वो जो बच्चों वाला खेल था, 2 टीम वाला, याद है? इधर इधर गर्ल्स थे, याद है? इधर गर्ल्स थे, इधर बॉयज थे, क्या कर रहे थे? रस्सियों को इधर उधर खींच रहे थे। तो यहाँ पे कौन सा बल कार्य कर रहा था? पेशीय बल काम कर रहा था, क्योंकि दोनों साइड के बच्चों ने अपने अपने मस्कुलर फोर्स के थ्रू रस्सी को चाहा कि मैं अपनी ओर खींच लूं, चाहता ना। तो ये क्या है? पेशीय बल। क्वेश्चन कैसे पूछता है? एक दो क्वेश्चन देखा है तो बता दे रही हूँ। पूछा था कि इनमें से कौन सा संपर्क बल नहीं है, या इनमें से कौन संपर्क बल है। तो आप अगर पता रहेगा आपको तो आप बता दोगे कि ये संपर्क बल कैसे है, क्योंकि आप संपर्क में रहते हो तभी आपका काम हो पाता है। इसलिए ये जो मसल्स फोर्स है, पेशीय बल है, इसको आप संपर्क बल कहते हैं। बस याद रखना मैम है। जैसे कि हमारे द्वारा लगाए गए बल, मतलब जो भी हो, हाँ, पेशीय बल एकदम के थ्रू ही सपना, करते हैं। एकदम जहां पे भी आप बक्से को धक्का दे रहे थे वो भी संपर्क बल था, रस्सी को खींच रहे थे वो भी संपर्क बल था, आपने अगर किसी दोस्त के साथ उसको खींचने की कोशिश की अपनी ओर, वो भी संपर्क बल था। और संपर्क बल में भी कैसा बल था? पेशीय बल था, है ना, याद रखिएगा। तब पे पेशीय बल ही हमें सभी क्रियाकलाप करने योग्य बनाता है। अधिकांश सारा जो काम है वो हम पेशीय बल के थ्रू अपने लाइफ में करते हैं। इन क्रियाकलापों में शरीर की गति तथा मुड़ना भी सम्मिलित है। पेशीय बल में क्या क्या शामिल है? शरीर का जो भी हमारा मूवमेंट हो रहा है वो जस्ट बिकॉज ऑफ पेशीय बल के कारण हो रहा है ना, याद रखिएगा। आपके शरीर का जो भी गतिविधि हो रहा है वो पेशीय बल के कारण हो रहा है। इवन अगर आप मुड़ रहे हो वो भी इसमें सम्मिलित है। कक्षा 7 में आपने पढ़ा है कि पाचन प्रक्रिया में भोजन आहार नाल में आगे की ओर धकेला जाता है, जिसको क्रमानुकुंचन बोलते हैं। इंग्लिश में किसी को टर्म याद है तो लिखिए, क्योंकि ऐसा कुछ पेरिस्टोलोसिस ऐसा कुछ था, मेरे को पूरा नहीं याद आ रहा है। नन्या या किसी को याद है तो लिखने की कोशिश कीजिए। तो वहां पे क्या होता है, जैसे खाना आपके मुंह पे जाता है, मुंह के नीचे जो फूड पाइप है वो सब आप धकेलने का काम करते हैं और धक्का देते हैं ये जो पाइप के थ्रू, कि खाना अब नीचे जाने लगता है, पेट के पास आता है, फिर वहां से भी धक्का देना एक तरीके से शुरू हो जाता है ताकि नीचे तक आ जाए आपके, और नीचे तक आकर के जहां पे ऑब्जॉर्प्शन होना है वो एब्जॉर्ब हो जाए और जहां से निकलना है वो रन आउट हो जाए, मतलब बाहर निकाल दिया जाए वेस्ट को। तो आपके बॉडी में जो खाना जाता है वहां पे भी धकेलने का काम शुरू हो जाता है। तो वहां पे हम तो खुद हाथ से धकेल नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे पेट के बहुत सारे मसल्स, हमारे बॉडी के बहुत सारे मसल्स उसको धक्का देते हैं। ठीक है, तो वो भी पेशीय बल का उदाहरण है। समझ में आया? यस मैम। आप हवा को अंदर लेते हो या निकालते हो उस समय भी कॉन्स्ट्रिक्शन और एक्सपेंशन होता है, यानी जो हमारा लंग्स है वो सिकुड़ता है, फैलता है। आप लोगों को याद होगा, अभी थोड़ा याद करा देते हैं कि आखिर कैसे हमारा जो पूरा लंग्स है, जब आप सांस
एयर को अंदर ब्रीथ करते हो तो कैसे एक्सपेंड होता है, कैसे फैल करके ज़्यादा से ज़्यादा हवा को चाहता है कि मेरे लंग्स के अंदर चला जाए। फिर जैसे आप उसको छोड़ते हो, 1 मिनट मसरूफ़ा देती हूँ टाइम, जैसे आप उसको छोड़ते हो यानी एक्सहेल करते हो तो कैसे क्या साइज हो जाता है, मैंने पढ़ाया तो मुझे आज तक याद है, मैं अभी पूछती हूँ आप लोगों से। तो वो हमारा जो अंदर में मसल्स है वो ही उस काम को परफॉर्म करता है। निकालते समय फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। श्वसन प्रक्रिया को संभव बनाने के लिए ये पेशियां कहाँ स्थित है, हमारे अंदर, जस्ट हमारे बॉडी के अंदर। लंग्स का जो पूरा एक तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये कहीं ना कहीं मसल्स का एक ग्रुप है जो मिलकर के हमारे रेस्पिरेशन को परफॉर्म करता है, उसको संपादित करता है। ठीक है, और भी सारा काम है जो हमारी बॉडी में मसल्स फोर्स के द्वारा किया जाता है, पेशीय बल के द्वारा। अब मशरूफा आप बताओ कि आपको याद है कि कैसे हम लोग ब्रीथ करते हैं तो अंदर में क्या प्रक्रिया होती है, कैसे एक्सपेंशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है? मैम जब हम सांस लेते हैं तो जो लंग्स है वो फैलता है और जब हम सांस बाहर निकालते हैं तो सिकुड़ता है। हाँ, ये तो जनरल एक आइडिया बता दिया आप कैसे, लेकिन हम लोगों ने जब पढ़ा था, मैंने एक्सपेरिमेंट वाला एक, हाँ, किसने बोला डायफ्राम? डायफ्राम बोलो बोलो, वो सपना आप बोलो, आप, हाँ आप ही जब बताओ। सांस लेते हैं तो हमारे लंग्स फैल जाता है और डायफ्राम जब होता है जो नीचे चला जाता है मैम, हाँ, इस टाइम और में जब सांस लेते सांस समय बोलिए। हाँ और बोलिए। सांस सांस छोड़ते लेते समय समय डायफ्राम ऊपर चला जाता है और लंग्स जो होता है वो नीचे सिकुड़ जाता है मैम। हाँ, ये बात ठीक है, और कुछ किसी को ऐड करना है इसमें? जी मैम, मैं बता रही हूँ। सांस लेते समय डायफ्राम सिकुड़ता है और चपटा हो जाता है और छाती की गुहा बढ़ जाती है। संकुचन एक ये वैक्यूम, उसका वैक्यूम का काम करता है। इसमें फेफड़ा का हवा खींचता है। ठीक है, लेकिन इसको और अच्छे से समझा पाओगे इन अ सिंपल वर्ड? क्योंकि आपने थोड़ा सा मतलब जैसे लगे जो आप पढ़े थे लगा कि मुझे कि वो बता रहे हो, लेकिन हम लोगों ने जैसे समझा था। जैसे शरीर में जो फेफड़े में ये से ऑक्सीजन को अंदर ले जाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छूटता है। हाँ ठीक है, और कोई एनीवन? मसरूफा, महनाज? इसको ऐसे ही सिंपल वे में बताएंगे कि जब हाँ। हम सांस लेते हैं तो लंग्स फैलता है और डायफ्राम नीचे चला जाता है और जब सांस छोड़ते हैं तो लंग्स सिकुड़ता है और डायफ्राम ऊपर आ जाता है। हाँ, ये यस बात ठीक बताई। मैम। ये बात तो सपना ने भी बताई, ठीक बताई। आप लोगों को बहुत जो मेन पॉइंट है ये याद है, ये बहुत अच्छी बात है। जस्ट जैसे आप एयर को O2 को अंदर खींचते हो, मान लो ये आपका डायफ्राम है, ये नीचे चला आता है क्योंकि स्पेस इन्हें ज्यादा बनाना रहता है, और यहाँ पे आपके रिब केस होते हैं, ऐसे ऐसे करके क्या होता है, ये नीचे चला आता है, फैल जाता है और नीचे चला आता है। नीचे आने से क्या होता है कि अंदर का एरिया बड़ा हो जाता है, और ये जो आपके रिब केस है, मान लो कि जनरल पोजिशन में, कैसे बताऊं, जनरल पोजिशन में मान लो कि यहाँ पे है, जब आप सांस नहीं ले रहे हो, जब सांस लेते हो ना तो यहाँ पे आ जाता है आपका रिब केस बढ़ के, यानी कि बाहर की ओर रिब केस की चौड़ाई भी फैल जाती है। ठीक है, क्योंकि अंदर का एरिया आपको ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन कंटेन करने के लिए बढ़ाना होता है, और डायफ्राम भी बेचारा अगर रियल पोजीशन में यहाँ पे है तो यहाँ पे आ जाता है। जब आप सांस लेते हो तो रिबकेज भी बाहर की ओर फैल जाते हैं और आपका डायफ्राम नीचे चला जाता है, जिससे एरिया ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन अंदर ज्यादा खींच पाता है। बट इसके जस्ट अपोजिट जब आप एक्सेल करते हो तो ये जो आपका जो मान लो रिबकेज है, दोनों साइड के रिबकेज, ये अपनी यथा स्थिति यानी जो स्थिति रियल वाली थी वहां पे चले आए, और ये जो आपका डायफ्राम है नीचे से बेचारा फिर ऊपर चला गया। तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है और आपके रिब्स जो होते हैं वो सिकुड़ के अंदर की ओर चले जाते हैं। जब आप छोड़ते हो, क्या छोड़ते हो? कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो। एक्सेल करते हो तो यही करते हो ना, तो उस समय ऐसा होता है। तो यहाँ पे ये जो रिब्स वाली बात है, ये सपना और मसरूफा भूल गए थे आप लोग, ठीक है, क्योंकि एरिया बढ़ाने के लिए वो भी फैल जाते हैं बाहर की ओर। और जब इसी चीज को ऐड किया गया था, मैंने जो क्वेश्चन देखा था, अगर मुझे फिर मिलेगा तो मैं बोल दूंगी कि क्या होता है। तो डायफ्राम तो ठीक है, उसका पता चल जाएगा, लेकिन रिब्स भी बाहर की ओर फैल जाते हैं और अंदर की ओर आ जाते हैं। समझ गए? ठीक है, यस मैम जी। अब बताओ, हम लोग यहाँ पढ़ते पढ़ते वहां पे चले गए थे। ये कहने का मतलब था जो अंदर में ये जो काम चल रहा था वो भी सारे मसल्स के कारण थे। मसल्स का जो फोर्स लग रहा था, पेशीय बल, उसके कारण ही संभव हो पाता है आपका सबका। तो बहुत अच्छा बात है कि आप लोग को इतना कम से कम याद था, ये सबसे अच्छी बात है। और भूलना तो होता है, बट रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भी चीजें पढ़े आप उसका 10 बार रिवीजन करें, मल्टीपल टाइम रिवीजन जरूरी है। पशु भी अपने शारीरिक क्रियाकलापों तथा अन्य कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। आप सबको पता है कैसे वो लोग भी, हमारे जो एनिमल्स हैं, कैसे काम करते हैं अपने पेशीय बल के द्वारा। बैल, घोड़े, गधे, ऊंट जैसे पशु हमारे लिए विभिन्न कार्य करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इन कार्यों को करने के लिए वे पेशीय बल का उपयोग करते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन देता है कि गाय, बैल, ऊंट काम को करने के लिए कौन सा बल लगाता है, घर्षण बल, पेशीय बल, तो आप याद रखेंगे कि पेशीय बल लगाता है, क्योंकि उसके मसल्स वहां पे काम कर रहे हैं।
ठीक है, ये जस्ट एक इमेज दिया गया है, थोड़ा देख लीजिए 8.9। वहां पे क्या कर रहा है, यहाँ पे जो बोझा है, ठीक है, यहाँ पे एक आदमी इसके ऊपर है और ये बेचारी गाय है, माँ 2 बैल हैं, सॉरी, या जो जो भी समझ लो, कुछ भी पशु है, तो ये क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, ये अपना कौन सा फोर्स लगा रहा है, बैलगाड़ी ही ना है। मस्कुलर पेशीय बल। फोर्स। हाँ, बहुत अच्छा। यहाँ पे कठिन कार्यों को करने के लिए जानवर भी पेशीय बल लगाते हैं, क्योंकि पेशीय बल तभी लगाया जा सकता है जब पेशियां किसी वस्तु के संपर्क में हो, इसलिए इसे संपर्क बल भी कहते हैं। क्यों आप किसी काम को कम कर पाते हैं, क्यों किसी काम को कर पाते हैं, इन कार्यों को करने के लिए पेशीय बल का उपयोग करते हैं। क्यों क्यों काम करेगा पेशीय बल, क्योंकि जब किसी वस्तु के संपर्क में होगा बिना छुए, क्यों किसी भी चीज के एक तरीके से रिलेशन में होगा, उसको टच कर रहा होगा, संपर्क में होगा, इसलिए इसको पेशीय बल साथ साथ एक संपर्क बल बोलते हैं, क्योंकि ये चीजों के संपर्क में है, कंसल्ट में बना है, कॉन्टेक्ट में बना है, रिश्ता नहीं टूटा किसी वस्तु के साथ में, इसलिए इसको संपर्क बल बोलते हैं। घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, घर्षण के बारे में पढ़ेंगे। हाँ, कुछ बोल रहे थे आप, एनीवन? यस मैम। तो रहता मतलब है, ऐसे बोल सकते हैं मैम कि कोई भी बल हमारे जैसे संपर्क में आ जाता है, पेशीय के संपर्क में आने से वो काम करता है, उसे ही पेशीय हाँ, बल कहते पेशीय हैं। बल कहेंगे। और क्योंकि वो जो भी काम संपर्क में, करता है। जैसे आपने दरवाजा को खोलने के लिए अपने हाथ का मूवमेंट किया, अपने हाथ से आप अपने हाथ का यूज करोगे, फिंगर का यूज करोगे किसी चीज को होल्ड करने के लिए, तो आप उसके संपर्क में हो ना, तो सीधा सी बात है कि वो संपर्क बल है, ठीक है। ओके। और कुछ पूछना था, यही था ना? यस मैम, यही था। उसके बाद क्या है, घर्षण पे चले आओ। घर्षण बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ठीक है। अपने कुछ अनुभवों को स्मरण कीजिए। फर्श पर लुढ़कने वाली गेंद धीरे धीरे धीमी हो जाती है। मैंने पहले भी बताया, जब आप गेंद जो चलती है बहुत तेजी से, अगर आप उसको तेजी से फेंकते हो, फेंका तो आपने उसको तेजी से, जब यहाँ से स्टार्ट किया तो बहुत तेजी से गया और धीरे 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 रुक के यहाँ पे रुक जाएगी। जब जब फेंकते हो तो इसकी स्पीड ज्यादा होती है, धीरे धीरे कम हो जाती है, ठीक है। जब रेलगाड़ी चलती है तो इसकी स्पीड कम होती है, पर धीरे धीरे तेज हो जाती है, और रुकने के समय धीरे धीरे कम हो जाती है। तो यहाँ पे यही बता रहा है कि लुढ़कने वाली जो गेंद है धीरे धीरे धीमी हो जाती है और अंत में रुक जाती है। साइकिल चलाते समय जब हम पैडल चलाना बंद कर देते हैं तो ये भी धीरे धीरे धीमी हो जाती है, ठीक है, और अंत में रुक जाती है, क्योंकि आपने पैडल से उसका मोशन, उसका जो मूवमेंट है वो कम कर दिया। किसी कार या स्कूटर के इंजन को बंद कर देने पर वह भी कुछ समय बाद रुक जाता है। हाँ, ये जो सही बताया कि झूला भी, किसी ने लिखा झूला भी, एकदम देखोगे आप, जैसे उस पर धीरे धीरे अपना अपना गति उस पर कम कर दोगे तो धीरे धीरे वो भी आके एक जगह पे रुक जाएगा, ठीक है। आप उस पर जब तक बल लगाए रहोगे आगे जाएगा, पीछे आएगा, एज लाइक अ पेंडुलम, और फिर जैसे अपना, हाँ, फैन भी धीरे धीरे डाउन हो जाता है, धीरे धीरे रुक जाता है, बहुत अच्छा रुक जाता है। इसी प्रकार नाव भी, नाव को जब आप खेना बंद करते हो तो देखोगे जब तक नाविक जो है खेता रहता है उसको, तो वो मोशन में रहती है, गति में चलती रहती है, पर जैसे खेना बंद करता है तो धीरे धीरे चल के कुछ दूर चल के रुकती है। वो देखे होंगे जिन्होंने भी नाव का सफर किया है, नाव पे चला है, तो ये बताया जा रहा है कि नाव भी इसी प्रकार जब खेना उसको बंद कर देते हैं तो कुछ दूर चल करके रुक जाती है। हम ये सब एग्जाम्पल अपने लाइफ में हम सब ने देखे हैं, बट ये बात अलग है कि हम उस पर ज्यादा अपना माइंड फोकस नहीं कर पाते। इन सभी स्थितियों में वस्तु पर कोई बल लगता प्रतीत नहीं होता, मतलब आपको देखोगे ही नहीं कि कोई बल लगा रहे हो आप, ठीक है, फिर भी इनकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है ना। जब तक आप खेल रहे हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं खेल रहा हूं, इसका मतलब है कि मैं पेशीय बल लगा रहा हूं, तो तेजी से जा रही है नाव, चल रही है, लेकिन आखिर क्या कारण है, जैसे मैंने खेना बंद कर दिया नाव को, उसके बाद भी धीरे धीरे चल के रुकती है, थोड़ी दूर चल के, क्या कारण है, और अंत में ये विराम अवस्था में आ जाती है। ऐसा ही होता है कि जब आप किसी चीज पे बल लगाना बंद कर देते हो, कोई बल नहीं लग रहा है, फिर भी इसकी चाल धीरे धीरे कम होती जाती है और अंत में ये विराम अवस्था में आके रुक जाती है। मैम घर्षण के कारण होता है। हाँ महनाज, हाँ, इनकी गति की अवस्था में परिवर्तन किस कारण होता है, क्या इन पर कोई बल लग रहा होता है, क्या अपन मान लगा सकते हैं कि प्रत्येक दिशा में बल किस दिशा में लग रहा है ना। इन सभी उदाहरणों में वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन का कारण घर्षण बल है। जो भी आपने अभी चीजें पढ़ी उसमें अगर वस्तु की जो गति की अवस्था में परिवर्तन हुआ वो जस्ट बिकॉज ऑफ घर्षण बल के कारण हुआ। कैसे, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे। हाँ, फर्श तथा गेंद की सतहों के बीच लगने वाला घर्षण बल ही गतिशील गेंद को विराम अवस्था में लाता है। जैसे आपका बॉल यहां से चलना शुरू किया और क्या वजह थी, धीरे धीरे रुका,
यहाँ पे आपने उसको वन टाइम फोर्स दिया, एक बार आपने उस पर धक्का दिया या उसको खींचा या धकेला या फेंका, जो भी किया, लेकिन अब तो थोड़ी देर जल्दी ही रुक जानी चाहिए। लेकिन क्या वजह है कि धीरे धीरे रुकी? क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट एक फोर्स काम कर रहा था जो इसको रोकने में हेल्प करता है, वो है घर्षण बल, जो उसकी सतहों पे लगता है। देखें, इसी प्रकार पानी तथा नाव की सतहों के बीच घर्षण खेना बंद करने पर नाव को रोक देता है ना। जैसे आप खेना बंद कर देते हो, जैसे नाव चल के इधर आ रही है, फिर भी अगर आपने यही खेना बंद कर दिया तो यहाँ पे घर्षण आके जैसे उसको रोक देगा कि अब नहीं बेटा, अब नहीं आगे जाना, तुमको यहीं पे रुक जा, तो वो आपकी नाव वहीं रुक जाएगी। थोड़ी दूर आपकी नाव चलेगी, जैसे आपने खेना बंद कर दिया, यहीं पे धीरे धीरे चलेगी एकदम स्लो मोशन में, और फिर यहाँ आके स्टॉप हो जाएगी। तो घर्षण क्या करता है कि उसको रोक देता है। घर्षण बल सभी गतिशील वस्तुओं पर लगता है और इसकी दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत दिशा में होती है। घर्षण बल हमेशा किसी भी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है। जैसे एक बॉल जैसे जा रहा था, जैसे आपने उस पर गति लगा के उसको फेंका था, थोड़ा दूर चल के रुकता है, तो यानी जा तो इधर से रहा है बेचारा गेंद, लेकिन आके यहां रुका क्योंकि इसके जस्ट अपोजिट में यहाँ पे घर्षण बल काम कर रहा है, एक फोर्स काम कर रहा है, उसको घर्षण बल बोलते हैं। तो घर्षण बल पहला याद रखिए, किसी भी गतिशील वस्तु के विपरीत दिशा में काम करता है। आपकी नाव, आपकी जो एक नाव थी, मुझे नाव ज्यादा अच्छा बनाने नहीं आता, जैसे भी मान लो अगर ये चल रही है, आपने इसको रोक खेना बंद कर दिया, तो आपकी घर्षण बल इसको यहीं पे आके रोक देगी। इसके जस्ट अपोजिट में घर्षण बल काम कर रहा है कि बेटा अब नहीं जाना तुम्हें। तो घर्षण बल किसी भी गतिशील वस्तु के उसके दिशा के विपरीत दिशा में काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। किसके अपोजिट? तो कोई भी जो वस्तु है जो गति कर रही है, जो मोशन में है, उसके जस्ट अपोजिट। क्योंकि घर्षण बल दो सतहों के बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। दो लेयर जो है, जैसे आपकी नाव और पानी, उनके बीच संपर्क के कारण उत्पन्न होता है। दो लेयर होंगे वहां पे। यहां पे देखिए, क्योंकि यह भी एक संपर्क बल का ही उदाहरण है। अब आपने पहला पढ़ा संपर्क बल में पेशीय बल, तो वो आसानी से आपको याद रहेगा। अगर इसे भी समझ जाए तो ये भी आसानी से याद रहेगा कि हम घर्षण को आखिर क्यों बोल रहे हैं संपर्क बल। क्योंकि आपकी जो गेंद है वो धीरे धीरे इसलिए रुकती है क्योंकि गेंद की जो सतह है और जो फर्श की सतह है, दोनों एक दूसरे के संपर्क में है और उनके बीच घर्षण बल काम कर रहा है। इसलिए अपोजिट सरफेस पे जा करके थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। नाव का भी जो सतह है पानी से कांटेक्ट में बना हुआ है, बट आगे जाता है तो उसके जस्ट अपोजिट में घर्षण बल काम कर रहा है, इसके वजह से वो रुक जाता है। क्योंकि आप नाव को खे रहे हो तो खेते समय घर्षण के अपोजिट काम करते हैं, इसलिए आप आगे जाते हैं। क्योंकि आपने काम करना घर्षण के अपोजिट बंद कर दिया, घर्षण के विरोध में काम करना बंद कर दिया, इसलिए आपकी नाव रुक गई। तो ये भी एक संपर्क बल का उदाहरण है, याद रखिएगा। आप यह जानने के लिए उत्सुक होंगे कि क्या यह आवश्यक है कि किसी वस्तु पर बल लगने वाला बल सदैव ही संपर्क बल ही हो? क्या ये हमेशा पॉसिबल है कि कोई भी वस्तु पर जो बल लग रहा है वो हमेशा एक कांटेक्ट फोर्स हो, संपर्क बल ही हो? नहीं मैम। कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट ऐसा कुछ है, याद आ गया। ठीक है, यहाँ पे अब चले आते हैं कांटेक्ट फोर्स में। हम लोगों ने दो फोर्स पढ़ा, पेशीय बल यानी कि मस्कुलर फोर्स या जो भी अदर नाम है, मेरे को अभी यही याद था, मैंने बता दिया, पेशीय बल और घर्षण बल। दो सतहों के बीच काम करता है, तो आप याद रखिएगा दोनों का नाम, क्योंकि कभी कभी एग्जाम्पल में छांटने के लिए दे देता है। असंपर्क बल के पास चले आते हैं। असंपर्क बल में पहला आप पढ़ोगे चुंबकीय बल, याद रखिएगा। दो छांट चुंबक लेने हैं आपको, इस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। दो चुंबक लेना है आपको, एक ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। दो पोल है, याद रखिएगा, बताया था कि अपोजिट पोल हमेशा, हाँ फ्रिक्शन फोर्स, अपोजिट जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं मैम। और उसके जो सेम पोल होते हैं वो क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। हाँ, आकर्षित नहीं करते हैं मैम। हाँ, एक एग्जांपल याद रखना। जनरली जो नेचुरल होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, मेल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द फीमेल। मेल जो है फीमेल के अपोजिट अट्रैक्ट होते हैं, यानी प्यार हुआ तो किससे हुआ? लड़की को लड़कियों से प्यार हुआ, अपोजिट से हुआ। और मेल से तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मेल या फीमेल। इट इज जस्ट अपोजिट द नेचर, ये नेचर के खिलाफ है। ठीक है, इसलिए बहुत सारी गवर्नमेंट इसको मना करती है और बहुत सारी ने सपोर्ट भी किया है। खैर यहाँ पढ़ना नहीं है, मैंने याद करने के लिए बताया कि अपोजिट वाले में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि पिछले वाले में आप लोग भूल गए थे। तो अब आई थिंक याद रहेगा कि प्यार हुआ तो मेल से होगा, क्योंकि आप फीमेल है, और मेल है तो फीमेल से होगा। ठीक है, तो अपोजिट वाले में अट्रैक्शन होगा, अपोजिट रहेगा तो अब याद रहेगा, और सेम रहेगा तो एक दूसरे में कोई लाइकनेस नहीं होगा।
यहाँ पे देखो 2 पेंसिलों को इस तरीके से 3 पेंसिलों को टिकाया गया है और इस पे एक चुंबक को रख दिया गया है। इससे ये क्या कर रहे हैं, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने जैसे इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश की, ये खींच करके, ये जो है ना खींच करके बेचारा इधर आने लगा। ठीक है, ये थोड़ा सा अपनी गति को बदल के इधर खींच गया। क्यों ऐसा दिखाया गया है आपको पेंसिल पर टिका के? इसलिए कि आप इसकी जो चाल है, इसका जो पोजीशन है उसको आप क्लियरली देख पाए। तो जैसे ये इधर आता है तो इससे पता चलता है कि बिना आपने इस चुंबक को, इस मैग्नेट को बिना इसको टच किए आप इसको खींच ले रहे हो। हाँ, खींच ले रहे हो, है ना? तो कहीं ना कहीं बिना छुए, बिना किसी तरीके के संपर्क के, बिना किसी रिलेशन के आपने इसकी स्थिति को चेंज कर दिया। ये एक असंपर्क बल का उदाहरण है, याद रहेगा। यस मैम। अब क्या बोल यस रहे हो मैम। आशा? असंपर्क रूप में भी हाँ, इसे चेंजिंग करा सकते हैं मैम, हाँ, यहाँ उसकी लिखा है मतलब जो कि है दो गति। चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण का प्रेक्षण करना है। आपको यहाँ पे देखना है कि आपने जस्ट यहाँ पे सेम वाले को लगाओगे तो क्या हुआ, और बिना अपोजिट वाले को लगाओगे तो क्या हुआ। उसी चीज को यहाँ पे लिख दिया गया है कि जस्ट अपोजिट वाला था तो उसने क्या किया, उसकी पोजीशन को खींच के बदल दिया, है ना। और आप सेम वाला लगा लो, सेम अगर पोल काम करे, बिकॉज यहाँ पे पोल को शो कर दिया गया है ब्लू और रेड के थ्रू। ठीक है, मान लो ये नॉर्थ पोल है, मैं इसको लिख देती हूँ। मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो यहाँ पे तो आपको पता चल जाएगा, बट जनरल आप जो चुंबक लेके इस टाइप की गतिविधि करोगे तो आपको वहां नहीं पता चलेगा। तो वहां क्या होगा ना कि अगर आप जो 2 चुंबक लेके बैठे हो, वहां पे खींचने या एक तरीके से धक्का देने का काम करेगा, उसको धकेल देगा। अगर सेम होगा तो धकेल देगा, और अगर अपोजिट हुआ तो एक दूसरे को खींच करके चिपक जाएगा। अगर आप रियल में चुंबक के साथ इस तरीके का एक्सपेरिमेंट अपने घर में करते हैं तो आपको देखने को मिल जाएगा। आप चले आओ, क्या बेलनों पर रखा चुंबक दूसरे चुंबक को समीप लाने पर गति करता है? क्या यह सदैव समीप आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? ये प्रेक्षण क्या सुझाते हैं? इसका अर्थ यह है कि चुंबकों के बीच कोई बल अवश्य ही काम कर रहा है। आपने 6 में पढ़ा है, आप सीख चुके हो कि 2 चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, 2 वस्तुओं के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण को भी खींचने या धक्का देने के रूप में देखा जा सकता है। तो मैंने बोला ना, जब आप उसका नॉर्थ पोल उसके नॉर्थ के सामने रख रहे थे तो उसको अट्रैक्ट नहीं करता, धक्का दे देता है। आप मैग्नेट से करके देखना। ठीक है, क्या चुंबकों के बीच लगने वाले बल को देखने के लिए आपको इन्हें संपर्क में लाना पड़ता है? इस तरीके का जो भी गतिविधि है जो यहाँ पे आप करके देखे हो, क्या उसको देखने के लिए आपको इसके साथ सटाना पड़ता है एक चुंबक को दूसरे चुंबक से? नहीं, थोड़े दूर से भी इस चीज को आप ऑब्जर्व कर पाते हैं, है ना आयशा? एक चुंबक दूसरे चुंबक पर बगैर संपर्क में आए ही बल लगा सकता है, और चुंबक द्वारा लगाया गया बल असंपर्क बल का एक उदाहरण है। याद रहेगा सबको। इसी प्रकार चुंबक द्वारा किसी लोहे के टुकड़े पर लगाया गया बल भी असंपर्क बल है, क्योंकि वो दूर से उसको खींचने की कोशिश करता है बिना उसके टच में आए हुए, कांटेक्ट में आए हुए। ठीक है, यहाँ पे गतिविधि दिखाई गई है, आई थिंक इसी की गतिविधि है। स्थिर वैद्युत बल, ये क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यहाँ पे प्लास्टिक का एक स्ट्रॉ लीजिए तथा इसको लगभग 2 बराबर भागों में काट लीजिए। एक स्ट्रॉ ले लो और 2 इक्वल साइज में काट लो। धागे की सहायता से एक टुकड़े को किसी मेज के किनारे से लटकाइए। अब स्ट्रॉ के दूसरे टुकड़े को अपने हाथ में पकड़िए और इसके स्वतंत्र सिरे को कागज की एक शीट से रगड़िए। ठीक है, करना क्या है हम समझा देते हैं। यहाँ पे देखो दिखाया गया है, 2 आपने टुकड़े लिए स्ट्रॉ के, एक को आपने यहाँ पे लटका दिया और दूसरा अपने हाथ में रखिए। एक बार क्या करोगे, जो हाथ वाला था उसको क्या करोगे कि एक प्लास्टिक एक जो स्ट्रॉ का टुकड़ा था उसको कागज की एक शीट से रगड़ देना है। ठीक है, जब आप उसको रगड़ दोगे और उस लटके हुए स्ट्रॉ के पास समीप ले जाओगे, स्ट्रॉ के रगड़े हुए सिरे को उसके लटके हुए स्ट्रॉ के समीप लाइए। सुनिश्चित कीजिए कि दोनों टुकड़े एक दूसरे को संपर्क ना करें। जब आप उसके पास में ले जाओगे तो क्या होगा, आप क्या देखते हैं? अब लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे को कागज की शीट से रगड़िए। फिर इस दूसरे स्ट्रॉ के टुकड़े को, जिससे पहले कागज की शीट से रगड़ा जा चुका था, लटके हुए स्ट्रॉ के स्वतंत्र सिरे के समीप लाइए। आप क्या देखते हैं, क्या दिखेगा आपको? कागज की शीट से रगड़े जाने पर स्ट्रॉ स्थिर वैद्युत आवेशित उपार्जित कर लेता है। ऐसा स्ट्रॉ आवेशित वस्तु का एक उदाहरण है।
तो होता क्या है, कागज से रगड़ा हुआ जो स्ट्रॉ था दूसरे स्ट्रॉ को आकर्षित करता है, लेकिन यदि लटका हुआ स्ट्रॉ भी कागज की शीट से रगड़ा जाए तो वह उसे प्रतिकर्षित करता है। ये इस चीज का जो पूरा कहने का मतलब है, सिंपल वर्ड में बता देते हैं। ये जो पहला स्ट्रॉ है, ये पहला इसका नाम दे देते हैं फर्स्ट है, और ये सेकेंड है। ये पहले वाले को उस तरह से लटके रहने दो, इस दूसरे वाले को क्या करो कि आपको एक कागज के सीट से रगड़ना है, दूसरे वाले को रगड़ना है, ठीक है। दूसरे वाले को रगड़ने के बाद इसके पास इसको टच करने की कोशिश करनी है, इस स्ट्रो के पास। तो क्या करेगा ऐसी स्थिति में कि ये इसको आकर्षित कर लेता है, ये जो सीट है ये इसको आकर्षित कर लेता है, अपनी ओर खींच लेता है। दूसरा वाला क्या करता है कि ये अपने इसको सामने वाले को खींचने की कोशिश करता है आकर्षित होके, क्योंकि ये जो रगड़ने पे ये धन आवेशित हो जाता है कागज की सीट से। लेकिन फिर कंडीशन क्या होगा, फिर से लिख देती हूँ, समझने में आसानी रहेगा, जिसको जाना है जा सकते हो। फिर कंडीशन क्या है कि पहले तो आपने इस सीट को रगड़ लिया है कागज से, अब आपको क्या करना है कि इसको भी रगड़ लेना है। दोनों सीटें चूंकि आप अब कागज से रगड़ चुके हो, दोनों एक तरीके से धनावेशित हो चुका है, क्योंकि दोनों को आप रगड़ दिए हो। तो अब इन दोनों को जो पास में लाओगे तो एक दूसरे को डिसलाइक करेगा, यानी आकर्षित नहीं करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि दोनों धनावेशित हो चुके हैं। तो कहने का मतलब एक निगेटिव था और एक पॉजिटिव, तो दोनों अट्रैक्ट थे, लेकिन जैसे आपने रगड़ के दोनों को एक तरीके से पॉजिटिव कर दिया, धनावेशित कर दिया, दे डोंट लाइक ईच अदर। अब दोनों में एक तरीके से लाइकनेस नहीं है, और पहले एक दूसरे को खुशी खुशी लाइक कर रहे थे, यानी कि अपोजिट में लाइकनेस था और आकर्षण था, और सेम वाले में डिसलाइक हो गया, यानी प्रतिकर्षण हो गया। याद रहेगा सबको? यस मैम। जी मैम। हाँ, तो वही बताया गया कि कागज की सीट से रगड़े जाने पर क्या होता है, आखिर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में रहता है कि स्ट्रो जो है स्थिर वैद्युत आवेश उपार्जित कर लेता है अपने ऊपर, ठीक है। मैम स्ट्रो क्या होता है? अरे स्ट्रो बोलते हैं पीने वाली नारियल पानी पीते हो? जो आप शरबत अच्छा, वगैरह पीते हो पाइप से, मुझे लगा ना मैम कि ये लोहा की नहीं बेटा, होगी। ये स्ट्रॉ तो है। इसे कैसे यही मैम हो गया सर। हाँ, ये स्ट्रॉ है, पीने वाला पाइप है, जो आप नारियल पानी पीते हो, शरबत पीते हो, है ना, कोको कोला पीते हो, वही वाला स्ट्रॉ है। फ्रूटी में भी तो रहता है। हाँ बेटा, फ्रूटी में भी रहता है, सही यस मैम, यस मैम। माजा में भी रहता है। ऐसा स्ट्रो आवेशित वस्तु का एक उदाहरण होता है, क्योंकि इस तरीके से वो रगड़ने पे कुछ आवेश अपने ऊपर प्राप्त कर लेता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया ये जो बल होता है वो स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। चाहे अगर आप यहाँ पे पहले लगा रहे थे, चाहे एक तरीके से बिना रगड़े हुए इसको सटाने की कोशिश कर रहे थे दूसरे वाले को, या रगड़ने के बाद, कागज से रगड़ने के बाद, ये दोनों जो कंडीशन था वो स्थिर वैद्युत बल का उदाहरण है। वस्तुओं के संपर्क में न होने पर भी यह बल काम करता है। अगर संपर्क में नहीं है तो भी ये काम करता है, क्योंकि आवेशित हो जाता है। हाँ, मतलब एक दूसरे के साथ संपर्क में होने पर भी, संपर्क में ना होने पर भी ये काम करता है, इसलिए इसको स्थिर वैद्युत असंपर्क बल बोलते हैं। और इसलिए ये किसका उदाहरण है, स्थिर वैद्युत बल असंपर्क बल का उदाहरण है, याद रखिएगा। कहने का मतलब बिना संपर्क में आए ही एक दूसरे को आकर्षित कर लिया और एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर दिया, है ना। यहां तक किसी को कुछ डाउट है? अब चलो अब मेन जो हम लोग का फोर्स है लाइफ का, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, याद रखिएगा। आप जानते हैं कि यदि कोई सिक्का या पेन आपके हाथ से छूट जाए तो यह धरती की ओर गिरता है। पेड़ से अलग होने के पश्चात पत्तियां या फूल भी धरती की ओर ही गिरते हैं। क्या आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? जब सिक्के आपके हाथ में पकड़ा हुआ था तो यह विराम अवस्था में था। जैसे ही इसको छोड़ा जाता है तो ये नीचे की ओर गिरना प्रारंभ हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि सिक्के की गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया, यानी विराम से ये गति की अवस्था में आ गया। क्या इस पर बिना बल लगे ऐसा हो सकता है कि कोई बल नहीं लग रहा है फिर भी वो गति की अवस्था में आ गया? यह बल कौन सा है? अगर लगा तो कौन सा बल है? वस्तुएं पृथ्वी की ओर इसलिए गिरती हैं क्योंकि यह उन्हें अपनी ओर आकर्षित करती है। हमारी पृथ्वी के पास भी एक बल पाया जाता है जो चीजों को अपनी ओर खींचता है। इस बल को हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल या गुरुत्व कहते हैं। यह एक आकर्षण बल है, अट्रैक्शन फोर्स है, जो चीजों को खींचता है। गुरुत्व बल प्रत्येक वस्तु पर लगता है। गुरुत्व बल हम सभी पर हर समय बगैर हमारी जानकारी के लगता रहता है। यानी आप अभी भी बैठे हो तो कहीं ना कहीं ग्रेविटेशनल फोर्स के संपर्क में बने हुए हो, तो बिना जान पहचान के भी ये आप पे लगा हुआ है।
जैसे ही हम कोई नल खोलते हैं तो पानी धरती की ओर गिरती है, क्यों नहीं ऊपर चली जाती है, बहने लगती है। गुरुत्व बल के कारण ही नदियों में पानी नीचे की ओर बहता है। गुरुत्व बल केवल पृथ्वी का ही गुण नहीं है, वास्तव में विश्व में सभी वस्तुएं, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, एक दूसरे के ऊपर बल लगाती रहती हैं और यह गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब दाब क्या होता है, दाब के बारे में थोड़ा सा देख लो। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को उसके शीर्ष से ठोकने का प्रयास कीजिए। हाँ, नीचे से ऊपर फेंका गया गेंद हमेशा पृथ्वी की ओर आता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। किसी लकड़ी के तख्ते में एक कील को इसके शीर्ष से ठोकने का प्रयास कीजिए, क्या आप सफल हो पाते हैं? अब कील को नुकीले सिरे से ठोकने का प्रयत्न कीजिए, क्या आप इस बार इसे ठोक पाते हैं? सब्जियों को किसी कुंठित यानी कि ब्लंट, एक तरीके से भोदड़ चाकू से आप सब्जी काटो और उसके बाद एक तेज धार वाली चाकू से उसको काटने की कोशिश करो, किसमें आसानी है? तो तेज धार वाले से ज्यादा आसानी रहेगा और उसको शीर्ष साइड से आपको ठोकने में आसानी रहेगा। दोनों साइड से ठोकने के लिए बोला जा रहा है, यानी इसके नुकीले पॉइंट से एक बार कील को ठोकने की कोशिश करो और इसके ऊपर जो टॉप का पार्ट है जहां से आप रियल में आप सब ठोकते हो कील को, उस साइड से ठोकने का प्रयास करो। इस तख्ते में देखो किधर साइड से आसानी हो रही है, तो आपको इस टॉप लेयर से जहां का एरिया ज्यादा है वहां से ठोकना आसान पड़ेगा, न कि इसके नुकीले पॉइंट से, है ना। इस चीज को यहाँ पे समझा दिया गया है। क्या आपको ऐसा लगता है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है, उदाहरण के लिए कील के नुकीले सिरे पर, आप नुकीले वाले पॉइंटेड सिरे पर बल लगा लो, वह इन कार्यों को आसान बनाने में एक भूमिका निभाता है। किसी पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं। ऐसा पूछा जाता है कि दाब किसे कहते हैं, तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। दाब इक्वल टू होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स बाई एरिया, अगर इंग्लिश में बोलते हैं। हिंदी में बोलते हैं दाब इक्वल टू बल बटा क्षेत्रफल जिसपे वो काम कर रहा है या जिसपे वो लगता है। यहां हम केवल उन बलों पर विचार करते हैं जो उस पृष्ठ के लंबवत है जिस पर दाब ज्ञात करना है। जहां पे लग रहा है वो उस समय फोर्स उस उतने दूर तक का ही एरिया का मेन मेजरमेंट का इसमें काम है, उसी का दाब आपको पता करना होता है। अब मेरी समझ में आ गया पहेली को कि कूलियों को जब भारी बोझ उठाना होता है तो वे अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर क्यों रखते हैं? क्योंकि क्या करते हैं, देखिए, इस प्रकार वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क के क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वो बोझ को आसानी से उठा लेते हैं। वो जो कपड़ा रख देते हैं इस तरीके से क्या करते हैं कि क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं, अपने सर का जो क्षेत्रफल, क्योंकि सर तो बेचारा छोटा सा है, तो आपने उस पे गोल सा कपड़ा लपेट करके उसके एरिया को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से आप उस पे सामान रख करके आसानी से आपको अब आसानी हो जाएगा और उस दाब को आप सहन कर पाओगे। इस तरीके से दाब जो है ना कम हो जाता है। दाब कहाँ पे, कोई भी वस्तु अगर इनके सर पे मान लो जितना आप रख रहे हो, तो ये दाब कहाँ पे लग रहा होगा, इनके पूरे शरीर पे लग रहा होगा, इनके पूरे शरीर पे, इनके पूरे बॉडी पे ये प्रेशर लगेगा ना। प्रेशर कहाँ काम करेगा, पूरे बॉडी पे ही तो काम करेगा। तो इस एरिया को जब बढ़ा देते हो, यहाँ पे जो इनके सर पे रखा गया है गोल सा कपड़ा, वो एरिया जब बढ़ जाता है तो यहाँ पे दाब, एक मिनट, यहाँ पे जब आप दाब कम हो जाएगा तो आसानी से जितनी मर्जी चीजें को आप ऊपर उठा के सर पे ले जा सकते हो। तो आप एरिया बढ़ा करके दाब को कम कर सकते हो, याद रखिएगा। भारी बोझ को ले जाते हुए कुली बाइंड अप करेंगे थोड़ी देर में। बस ध्यान दीजिए कि उपरोक्त व्यंजन में क्षेत्रफल हर में है। हर में कहने का मतलब एक अंश होता है और एक हर होता है। नोमिनेटर होता है, नोमिनेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है। नोमिनेटर किसको बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं ना, नोमिनेटर ऊपर वाले को बोलते हैं और डिनोमिनेटर नीचे वाले को बोलते हैं। ये नोमिनेटर है और ये डिनोमिनेटर है, यानी कि ये अंश है और ये हर है। तो ये क्या बोले हैं नीचे में देख लीजिए ध्यान से कि आपका जो क्षेत्रफल होगा वो हर में होगा, यानी डिनोमिनेटर होगा। इसलिए यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल, बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उतना दाब अधिक होगा। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना आप कम कर दोगे दाब ज्यादा हो जाएगा और पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना बढ़ा दोगे दाब उतना ही कम हो जाएगा। तो एक दो पॉइंट तो आप यहीं से रट लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जितना क्षेत्रफल बढ़ा दोगे दाब कम हो जाएगा, क्षेत्रफल कम करोगे दाब ज्यादा हो जाएगा। याद आया, समझ में आया बात को? यस मैम, क्षेत्रफल बढ़ने पर दाब कम हो जाती है। हाँ जी, आप बोलिए बोलिए। नहीं मैम, यही बोल रही हूँ कि क्षेत्रफल बढ़ाने पर दाब कम हो जाती है। हाँ, और जितनी क्षेत्रफल घटाएंगे उतनी दाब मतलब बढ़ जाएगा मैम, उससे अधिक लगेगा। हाँ, एरिया ज्यादा प्रेशर कम, एरिया कम प्रेशर ज्यादा। हाँ मशरूफ भाई, ये शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे हम लिख सकते हैं।
देखो, कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष के क्षेत्रफल की अपेक्षा बहुत कम है। नुकीला जो मान लो ये टॉप है कील का, ये गोल सा भाग है, और मेरे को उतना अच्छा बनाने नहीं आ रहा, आप लोग समझ लेना। जब आप कील ठोकते हो तो यहां से ठोकना आसान होगा कि यहां से ठोकना आसान होगा? यहां से ठोकना ज्यादा आसान होगा, और ये नीचे जाएगा और ये काट में लगा होगा आपके, क्योंकि यहाँ का एरिया ज्यादा है, तो आप जैसे जैसे प्रेशर लगा रहे हो तो आसान हो जाएगा कील का ठोकना। लेकिन आप जैसे उल्टे साइड से आप ठोकने लगोगे तो आपका काम डिफिकल्ट हो जाएगा। तो यही बोल रहा है कि कील के नुकीले सिरे का क्षेत्रफल इसके शीर्ष की अपेक्षा बहुत कम है, इसलिए वही बल कील के नुकीले सिरे को लकड़ी के तख्ते में ठोकने के लिए पर्याप्त दाब नहीं उत्पन्न कर पाता। उसका जो नुकीला साइड है वो पर्याप्त उतना प्रेशर नहीं लगा पाता तख्ते पे जितना जरूरी है उसको ठुकने के लिए, जितना कि उसका शीर्ष का साइड, ये जो चौड़ा वाला शीर्ष है कील का, वो उतना दाब उत्पन्न कर देता है जिससे वो आसानी से तख्ते में ठुक सके, इसलिए वो ठुक जाता है उधर साइड से। क्या अब आप बता सकते हैं कि कंधे पर लटकाने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? आप कई बार अगर बैग खरीदे हो, मैंने तो बहुत सारा बैग खरीदा देखा है, जिसकी पट्टी बहुत पतली होती है ना, उससे आपके कंधे दुखने भी लगते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और जिसकी पट्टी चौड़ी होती है उसको आसानी से वैसे रख लोगे तो आसानी से आपके कंधों पे लदा रहेगा। ठीक है, चौड़ी पट्टी क्यों लगाई जाती है? इन थैलों में बारीक पट्टी क्यों नहीं लगाई जाती? और काटने तथा सुराख वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? जो भी कुछ काटते हो, चक्कू हो गया, तो उसका किनारा हमेशा बस तीखा क्यों होता है, मतलब शार्प क्यों होता है? क्या द्रवों तथा गैसों द्वारा भी दाब लगता है? हर चीज के द्वारा दाब लगता है। क्या यह भी उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर बल कार्य करता है? सही है, ये सारा बात सही है। जहां कहीं भी द्रव्य दिखेगा आपको, जहां कभी भी गैस दिखेगा, और जिस बर्तन में भी रखा जाता है उसकी दीवारों पे ये दाब लगाने का काम करता है, एक तरीके से बल देता है उस पे। इस चीज को हम समझेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।